Hi everyone, a very good evening and a very warm welcome to the session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazing. सत श्री अकाल, bonjour, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के सेशन में. How's everyone? Hi student, hi शगुन, hi अहम. बच्चों प्लीज अगर आपका नाम शगुन कह रही हूँ मैं, स्टूडेंट आता है तो आप अपने प्रोफाइल में जाकर उसको जरूर एडिट कर लो ताकि आई एम एबल टू इंटरैक्ट विथ यू and I know who am I talking to and you also know that I'm talking to you because a lot of times जो है स्टूडेंट करके ही आ जाता है. Hi Kanika, so glad to hear that. Hi Pranav, hi Vishal, hi Rashi. Guys, please also make sure to let your friends know that we are actually live so that they also don't miss on the session and come and join. ये हमारा स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का जो है आखिरी सेशन है नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर. ठीक है, तो उनको भी जरा बता दो. लेट देम आल्सो कम एंड जॉइन द सेशन. Cool. तो शुरू करिए सेशन. Are we all ready to get started? I hope we are. So we'll start with a quick introduction. Hi everyone. एक सेकेंड बच्चों यार, हाँ एक एरर आ चुका है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, we'll resolve it. Everyone, good evening, very warm welcome. मेरा नाम है अंकना और मैं हूँ आपके expert for social sciences at MBI, coming with an experience of more than 9 years in the field of education, where I've taught the students both online and offline, and for CBSE and ICSE. और मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो humanities में करी है, hence I specialize in English and social science. With this quick introduction, quickly checking, has everyone done their pre-class activities for today's session? क्या सबने अपनी प्री क्लास एक्टिविटीज की हैं? हाय प्रतिभा. यस स्टूडेंट, व्हाट्स योर नेम? गुड इवनिंग बच्चा, वेलकम. स्टूडेंट प्रतिभा आपने किया है? क्या बात है प्रतिभा, यू डूइंग प्री क्लास एक्टिविटीज रेगुलरली. दीज इज सो प्राउड ऑफ यू, सो हैप्पी टू हियर दैट. स्टूडेंट मैं पूछ रही हूँ आपका नाम क्या है बच्चे? हाय हरित, वेलकम टू द सेशन.
मैं मान लेती हूँ ऑलमोस्ट सबने किया है। मान्या, वेलकम मान्या। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। As I said, please make sure that you have informed your friends also कि वो सेशन ज्वाइन कर ले. We are live and this is the last one of the village Palampur. Now we'll start with a quick recap of what we have done in the previous session. तो previous session में हमने farming primarily पढ़ी थी. तो बच्चे हमने पहले जो है पहले सेशन में हमने समझ लिया था कि पालमपुर जो है वो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट यूपी के एक गांव की स्टडी से इंस्पायर्ड है, जो हमें कहीं ना कहीं इन जनरल जो प्रोटोटाइप होता है जनरली जैसे हमें मिलते हैं different kinds of what do you say, different kinds of developed middle range वाले villages, उसका एक प्रोटोटाइप है, उसकी बेसिस पे हम स्टडी कर रहे हैं. तो हमने पहले समझा कितनी फैमिलीज रहती हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजर एक्टिविटीज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल सर्विसेज, स्कूल्स, सब कुछ हमने समझ लिया, कनेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन. पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया कि कैसे 75%, almost 75% of the people in Palampur are actually associated with the activity of farming, directly or indirectly, however you say. So they are associated with the activity of farming. But a big challenge that comes over here, सबसे पहले तो ये आता है कि जो लैंड ओनरशिप है वो मेजरली बड़े लैंड ओनर, बड़े कास्ट वाले लोगों के पास ही बड़ी लैंड्स है, लैंड होल्डिंग्स है, बिग लार्ज लैंड होल्डिंग्स. जो छोटे आपके बाकी लोग हैं, जो दूसरे कास्ट के, जो जमींदारी वाले बैकग्राउंड से नहीं आते, उनके पास या तो बिल्कुल मार्जिनल होल्डिंग ऑफ लैंड है या बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, बाकी सब दूसरे लोगों के पास ही हो जाती है. वो एक चैलेंज हो जाता है. बट मोर देन दैट जो लैंड है वो फिक्स्ड है ना, जमीन की अवेलेबिलिटी ही इन जनरल जो है वो फिक्स्ड हो जाती है, विच इंक्रीजेस द होल प्रॉब्लम इन दिस प्लेस ऑफ 1 second. Which increases the whole problem of expanding the cultivation in Palampur. 1960s के बाद से इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे कोई भी जो है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन हुई ही नहीं है, क्योंकि जमीन जो है वो फिक्स्ड ही रह रही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है. नेचुरली कहीं पे भी जमीन इन जनरल फिक्स्ड ही रहती है. पर 1960s तक इन्होंने जितना हो सकता था कन्वर्ट करके देख लिया था कि ये वेस्ट लैंड है, इसको इंक्लूड कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये वेस्ट लैंड का कन्वर्जन हो सकता है, जैसे भी हो सकता था उन्होंने कर लिया. बट अब जो है लैंड वो लिमिटेड है, तो उनकी प्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं फिक्स्ड हो जाती है. अब फिर सवाल नेचुरली ये आता है कि हाउ कैन यू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्योंकि जमीन हमें खाना तो बढ़ाना है, प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, अपनी इनकम तो बढ़ानी है. तो अगर ये सब बढ़ाना है लेकिन जमीन फिक्स्ड है, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने का इन्होंने तरीका निकाला, मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड सेम लैंड पे, यानी कि अलग अलग सीजन में, जैसे समर है तो समर क्रॉप लगा लिए, आपके रेनी सीजन है तो विंटर रेनी सीजन वाले क्रॉप राइस वगैरह लगा लिए, जब ठंड आई तो पोटैटो, व्हीट, ऐसी सारी चीजें ग्रो कर ली. तो सेम लैंड से मल्टीपल टाइम क्रॉपिंग करके अलग अलग सीजन में इंडस्ट्रीज के डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं लोग, और इसकी वजह से बेटर प्रोडक्शन हो पा रहा है और बेटर इनकम आ पा रही है. ठीक है, साथ ही साथ जमीन का एक हिस्सा हमने देखा कि शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए इन जनरल जो है वो गिवन रहता है. अब क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, बेटर आपकी डेवलपमेंट हो पा रही है, तो लोगों के पास थोड़ा सा सरप्लस भी रह रहा है प्रोडक्ट, जो कि वो जा करके रायगंज में या फिर शाहपुर में जागरी वगैरह अगर बनाया शुगर केन से तो वो पास के टाउन में शाहपुर में बेच आते हैं. अगर एक्स्ट्रा उनके पास वीट अपने कंजम्पशन के बाद या राइस बचती है तो रायगंज भेज देते हैं, और ऐसे करके उनके पास एक्स्ट्रा मनी आ पा रहा है. और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जिस चीज ने प्ले किया है वो है द प्रेजेंस ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इरिगेशन सर्विसेज जो है वो बेटर हो पाई हैं और अवेलेबल हो पाई हैं. और इसकी वजह से लोग पहले जहां पर्शियन व्हील यूज किया करते थे, आप आराम से इरिगेशन मॉडर्न सर्विसेज की वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग कर पा रहे हैं हेल्थियर तरीके से. फिर तीसरी चीज हमने ये देखी कि कैसे इन्होंने मॉडर्न मेथड्स को यूज करना शुरू किया और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि HYB सीड्स, हाई यील्ड प्रोडक्शन सीड्स, जिससे क्या है पहले एक सीजन में जहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्शन होता था ट्रेडिशनल तरीके से, वहां पे अब उस सेम फील्ड में ही जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो बहुत बढ़ गया. पहले अगर 1000 किलो निकलता
निकलता था तो अब 3000 किलो निकलता है, ठीक है। सो दैट हैज बीन द चेंज एंड अ बिग रोल व्हिच हैज बीन प्लेड इनटू दिस डेवलपमेंट इज बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन व्हिच केम अराउंड द 1960s। एमएस स्वामीनाथन के बारे में हमने कल डिस्कस भी किया था, was the father of your green revolution, right? तो HYV सीड्स जो है वो हाई यील्ड वेराइटी है, हर एक प्लांट पे ही ज्यादा बड़े और ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होती है, और ये जो प्रोडक्शन होती है वो ट्रेडिशनल सीड से ज्यादा होने के कारण उनका कंजम्पशन भी जो न्यूट्रिशन का है वो ज्यादा होता है। दे रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वाटर, दे रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, मैन्योर, एवरीथिंग। तो इनमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स, इन सारी चीजों की भी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, एडवांटेज यही है कि एक सेम पीस ऑफ लैंड पे जितना पहले प्रोडक्शन होता था उससे कई ज्यादा हो जाता है। इनको मॉडर्न मशीन्स भी लगती हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, यही मशीन्स हो गई, ये सब लगती हैं जो फार्मर्स को बहुत हेल्प कर रही है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, इन सारी जगहों के, यूपी के, हमने फार्मर्स में इस चीज का यूटिलाइजेशन करते हुए देखा कि कई सारे लोगों ने ट्रैक्टर्स भी ले लिया, थ्रेशर्स ले लिए, प्लाइंग मशीन्स ले ली, और उससे हार्वेस्टिंग फास्टर और बेटर हो पा रही है प्रोडक्शन, और उनकी यील्ड ज्यादा होने की वजह से अब सरप्लस होता है, वो प्रॉस्पेरिटी आ पा रही है इनके पास, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन यस्टरडे। नाउ टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स। ग्रीन रेवोल्यूशन तक हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया था। लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन और स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स थोड़ा सा आज करेंगे, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे हमारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। तो इम्बाइब सिंपल, आपको पता है आपका हमने बैच लॉन्च कर दिया है विद द सब्सक्रिप्शन व्हिच इज कॉल्ड इम्बाइब सिंपल, वेयर यू गेट द फर्स्ट 7 days फॉर फ्री ट्रायल। फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने फ्री ट्रायल खत्म पे, बच्चे कर लो रिन्यू। वैसे अभी एक दो और डिस्काउंट्स आएंगे, अभी मदर्स डे का भी डिस्काउंट आएगा, तो आप चाहो तो एक दो दिन वेट कर लो। आपके पास ये वीकेंड पे फिर से और सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेनी है तो एडिशनल डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरी इंपॉर्टेंटली अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज दैट हम एक नया बैच मंडे से 9th के लिए लॉन्च कर रहे हैं। कोई अगर उससे ज्वाइन करना चाहता हो आपका फ्रेंड, तो प्लीज उनको बता देना। अगर आपने सिर्फ एक महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था, अगर आप उसे पूरे ईयर में कन्वर्ट करते हो, पूरे ईयरली सब्सक्रिप्शन में, तो भी आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, एडिशनल 30% का। और आपके एमबीएम्स वगैरह तो आप यूज करते ही हो एडिशनल डिस्काउंट के लिए। सो यू गाइस नो, हम आपका पूरा बैच यहाँ पे कवर करा रहे हैं, पूरा सिलेबस। रफीक सर मैथ्स में, सोशल साइंस, अक्षय सर साइंस करा रहे हैं। हम आपको फुल लेंथ रिविजन टेस्ट भी कराएंगे, आपके इतने सारे आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस होंगे, आप लाइव क्लासेस में ऑफ कोर्स अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। उसके अलावा डाउट रेजोल्यूशन के लिए 24/7 आपके पास एआई पावर्ड ऑप्शन है। हैज एनीवन ट्राइड क्लैरिफाइंग योर डाउट्स ओवर योर ई बुक्स जो है वो है, ठीक है। 3D लर्निंग वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है हर एक टॉपिक के, तो आपके पास तो बिंदास बहुत सारे ऑप्शंस है बच्चों। एंड द प्राइस पॉइंट इज सरप्राइजिंगली अमेजिंग, बिकॉज इफ यू टेक वन सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 699 per month। अगर आप वो पूरे साल का लेते हो तो उससे 499 per month है, और 3 months पे 599 per month कॉस्ट आता है। But the best part is this is not just for one subject, this is not just for your entire 9th session, but this is for everything that Imbibe has to offer, because it's a single subscription for unlimited exams। आपके सारे siblings जो हैं वो सब एक ही सब्सक्रिप्शन में है, यानी कि 499 रुपीज पर मंथ में 2 लोग, 3 लोग, जितने लोग घर में हो, अलग अलग क्लासेस के सब पढ़ सकते हो साथ में। Imbibe Lens, लर्निंग आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे एप्लीकेशंस के साथ लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, इंटरैक्टिव कुबो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इन द पैकेज। ई बुक्स भी आती हैं। प्रतिभा, ई बुक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक, है ना, बुक जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी समझ लो। तो कई सारी बुक्स हैं जो आप जाकर खरीदते हो, जैसे कि आर डी शर्मा खरीदा, आर एस अग्रवाल मैथ्स में नॉर्मली हम खरीदते हैं। कई बार आपको 10th में जाओगे तो लगेगा कि मुझे इस ग्रेड में एनसीईआरटी के अबव एंड बियॉन्ड भी कुछ पढ़ना चाहिए, तो आप वो भी पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आप खरीदोगे जाकर के, उसमें एडिशनल पैसे लगेंगे। हमने आपके लिए उन बुक्स का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पहले से, कई सारी बुक्स का, आई एम नॉट सेइंग दोस पर्टिकुलर बुक्स दैट यू वुड बी विलिंग टू बाय, कई सारी बुक्स का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पहले से इम्बाइब पे डाल रखा है। तो अगर आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ और बुक्स भी देखनी है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है ई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो कि आपके सब्सक्रिप्शन के साथ आपको फ्री मिलती हैं, ठीक है।
तो ये चैप्टर हम कर रहे हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जहाँ पे विलेज पालमपुर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में ओवरऑल डिवाइड करते हैं। पहले तीन जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड फार्मिंग है वो हम फिनिश कर चुके हैं, फार्मिंग का छोटा सा हिस्सा हम आज करेंगे। बाकी हम बात करेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में, जैसे कैपिटल क्या चाहिए, सरप्लस का सेल कहाँ होता है, ये थोड़े फार्मिंग एक्टिविटीज का ही हिस्सा है। साथ ही साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज लाइक डेयरी एक्टिविटीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। Now again, how can you book your bring your books to life? Imbibe lens is the magic. आपने सिर्फ स्कैन करना है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, फोन उठाओ, इम्बाइब लेंस का ऐप खोलो, उससे स्कैन कर लो बस जो भी लिखा है, और अपने आप वो आपको वीडियोस और कई सारे ऑप्शन सजेस्ट कर देगी, एंड यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट, and your learning is going to be pretty amazing. So we'll start with the three questions. You guys know the drill. ये पहला सवाल है, what has led to the loss of soil fertility in Palampur? Overuse of chemical fertilizer, excessive rainfall, lack of crop diversity, or insufficient irrigation. प्रतिभा, ई बुक्स क्या होती है, समझ आ गया है? Okay. So I can see that Aditi, Kaneka, Pratibha, Rashi, Vishal, Shaurya, superb, Aham, Harit, Pranav, student, wonderful. Bulbul and student have also answered. Shashwat, Vedanshini attempt लिया है. Gushan and Shagun, I'm waiting for you guys to answer. Overuse होगा बेटा, देखो जहाँ पे भी chemical fertilizers ज्यादा इस्तेमाल होंगे वहां पे प्रॉब्लम आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. हाउ डू फार्मर्स इन पालमपुर अचीव मल्टीपल क्रॉपिंग? ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग है वो कैसे जो फार्मर्स हैं यहाँ पे वो अचीव कर पा रहे हैं, ये बताना है हमें. Genetically modified seeds, crop rotation, relying on natural rainfall with help of advanced machinery. पालमपुर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, ठीक है. करने का पिछले वाले का जवाब लिखा है आपने चैट में, बिल्कुल सही. वंडरफुल. अहम, बुलबुल, कनिका, प्रतिभा, शगुन, शाश्वत, स्टूडेंट, वेदांशी, विशाल, Aditi, Harit, Pranav, student, sure, amazing, amazing, you guys. Shagun and Rashi has also taken an attempt. बेटा क्रॉप रोटेशन होगा, देखो ये सब जो है इससे अचीव की जा सकती है, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है पालमपुर स्पेसिफिकली और मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. व्हाट इज द मेन कॉन्स्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन इन पालमपुर? Lack of skilled labor, limited availability of seeds, fixed land area under cultivation, और unpredictable weather conditions. Weather conditions का पता नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो बताना है हमें.
सारे बच्चों ने जवाब दे दिया गाइस, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस. Okay, let's see. Aditi, Bulbul, Kanika, Pranav, Pratibha, Shagun, student, Vishal, superb, Ahem, Rashi, Shashwat, student, Vedanshi, very good. Shaurya has also taken an attempt. Land जो है बच्चे वो fixed है, ठीक है. Shagun, welcome to the session. आप चले गए थे, आप शुरू में ज्वाइन किया था ना आपने. क्रॉप रोटेशन टेक्निक होगी. क्रॉप रोटेशन बिल्कुल सही, पहले वाले का है ना. तो अब हम बात कर रहे हैं 150 million of households around the globe actually milk production में engaged है. Did you guys know that actually? कभी सोचा था कि इतने सारे लोग 150 million guys, 1 million is 10 lakhs and we're saying 150 million families जो हैं. हाँ जी प्रतिभा बताओ क्या क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क. प्रतिभा आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन एक्चुअली, बट मैं बढ़ती हूँ. प्रतिभा जब भी पूछेगी मैं उसे आंसर कर दूंगी, ठीक है. शागुन कोई बात नहीं, अभी तक हम रिविजन कर रहे थे, वी आर टेक्निकली गेटिंग स्टार्टेड नाउ. सो 150 मिलियन जो है बेटा वो ग्लोब में मिल्क प्रोडक्शन में इंडल्ज है. हमने शायद सोचा भी नहीं होगा कभी, ठीक है, हमारे दिमाग में कभी आया भी नहीं होगा कि इतनी सारी फैमिलीज हैं. खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई है, स्मॉल स्केल फार्मर्स जो है मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं. As we all know, most of the people in India are engaged in farming and non-farming activities. 60% जैसे, ठीक है. इस आज के सेशन में हम यही समझने वाले हैं कि फार्मिंग एक्टिविटीज और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, सम पार्ट ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज एंड मोस्ट ऑफ द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म होती है. तो शुरू करते हैं हमारा सेशन. थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया पिछले सेशन में हमने बात की थी कि कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे मॉडर्न मेथड्स उसके लिए बढ़ाए जा रहे हैं, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो आज हम इस बात पे डिस्कस करने वाले हैं कि लैंड जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं होता है थोड़ा सा डैमेज, उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो कैसे इंश्योर की जाएगी, ठीक है. तो लैंड सस्टेनेबल कैसे बनाए वहां से हम शुरुआत करेंगे. सो 1 सेकेंड, ये मैंने स्लाइड्स ना एक्चुअली गलत जगह प्लेस कर दी है. तो आपने कल देखा कि पालमपुर में ईल्ड तो बढ़ रहा है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो बढ़ रहा है, 1300 से 3200 केजीज हो जा रहा है, सिग्निफिकेंट प्राइस है. तो इस वजह से फार्मर्स के पास अब एक्स्ट्रा रह रहा है बहुत सारा, वो सेल कर पा रहे हैं और सरप्लस से प्रॉस्परस बन पा रहे हैं. लेकिन अब इसका डिसएडवांटेज आएगा. डिसएडवांटेज क्या आएगा बच्चे, जब आप इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालोगे तो लैंड सस्टेनेबल नहीं रहेगा, लैंड डैमेज होगा. लैंड सस्टेनेबिलिटी से हमारा क्या मतलब है, लैंड कैसे सस्टेन होगा जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है. सस्टेन कैसे करेंगे लैंड को, तो हमारा मतलब क्या है इसको पूछने का, व्हाट डू वी इंटेंड ऑन सेइंग, व्हाट वी बेसिकली आर ट्राइंग टू इंप्लाई इज हाउ विल इट सर्वाइव. देखो जब लैंड पे नॉर्मल तरीके से नेचुरल तरीके से भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बार बार उसे कल्टीवेट किया जाता है, मल्टीपल तरीके के क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं, तो क्या होता है कि वो वर्न आउट हो जाता है. किसी भी चीज को बहुत यूज करो तो खराब होती है ना उसकी क्वालिटी. जमीन के साथ भी सेम लॉजिक वैलिड होगा, और है होगा क्या, है ही बिल्कुल. तो लैंड नेचुरल रिसोर्स है, इसके बारे में हमने अदरवाइज भी पढ़ा है. किस चैप्टर में पढ़ा है, किसी को याद है, क्लास 8 में भी पढ़ा है आपने इसके बारे में. तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसे बहुत ध्यान ध्यान से इस्तेमाल करें. उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक बाउंड्री है. आप उसको एक्सप्लॉइट करते जाओगे तो वो अपना दम तोड़ देगा, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी. तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने हमें साफ जताया है, दिखाया है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, जो ये इतना इंक्रीज है हमारे केमिकल फर्टिलाइजर और ये सारी चीजों के इस्तेमाल में, ओवर इरिगेशन जो हम कर रहे हैं, इतना ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं सॉइल का इन जनरल, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो आफ्टर इफेक्ट आ रहा है,
उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर रहे हैं, भर भर के आप उससे पानी निकाल रहे हो, इरिगेशन कर रहे हो, मल्टीपल क्रॉप्स लगा रहे हो, क्रॉप्स जो है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन खींच रही है सॉइल से, उसको फिल इन करने के लिए सिंथेटिक केमिकली बनी हुई चीजें हम वहां पे डाल दे रहे हैं, तो भाई हार्म तो होगा ना, सॉइल की फर्टिलिटी जाएगी तो सही। कॉन्टिन्यूस जो ग्राउंड वाटर टेबल को ट्यूबवेल से निकालते जा रहे हैं, वाटर टेबल घटता जा रहा है, पानी निकालते जाओ, पानी का टेबल घट जाएगा, कितना ज्यादा वो आपका रिन्यू होगा, कितना ज्यादा वो वापस फिल इन होगा, एक पॉइंट पे उसकी कहानी खत्म तो हो जाएगी। तो ये जो रिसोर्सेज है, ग्राउंड वाटर टेबल हो गया या फिर सॉइल फर्टिलिटी हो गया, ये बिल्डअप होने में बहुत वक्त लेता है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट बिल्डअप, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट रिचार्ज्ड। व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली, लगातार और रोज बहुत लंबे समय तक उसे एक्सप्लॉइट करते जाओगे, तो टू रिस्टोर इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, उसे वापस भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इंश्योर करना कि इन्वायरमेंट जो है प्रोटेक्टेड रहे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, परमानेंट डैमेज। तो अगर हमें आगे भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते रहना है और अच्छे तरीके से करते रहना है, तो हमें ये डैमेज को रोकना होगा, एंड दैट इज व्हाट इज योर डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ग्राउंड वाटर टेबल और सॉइल फर्टिलिटी जो है वो ड्रॉप होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट होती जा रही है, क्यों, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल तरीके से, और प्लस ओवर यूज की वजह से, तो यानी कि केमिकल्स की वजह से प्लस ओवर यूज, ओवर यूटिलाइजेशन, तो ये आफ्टर इफेक्ट है मॉडर्न मेथड्स का। तो हमें हमारे एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए इन चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। So what is one of the environmental concerns associated with green revolution? The decrease of chemical fertilizer, loss of soil fertility, increased water table due to tube well, or preservation of soil fertility and groundwater table. Now, has it ever occurred to you guys that अगर ये प्लांट की जरूरतों को पूरा कर रहा है, ठीक है, कनिका, व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर चैप्टर लास्ट ईयर पढ़ा था? हम्म, प्रतिभा, तुम्हारा सवाल मुझे समझ नहीं आया। I did not get your question. What do you mean by describe the work of a farmer with 1 hectare of land? चलो देख लेते हैं किस किसने जवाब दिया है। Aditi, Bulbul, Pratibha, Shakun, student Vedanshi, Vishal. I think one is Manya. I don't know about the other one. And very good. Pranav, Harit, Kanika, Shashwat, Shaurya. I'm glad you guys took an attempt. बच्चे fertility, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर तो हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, we're using it more. तो केमिकल फर्टिलाइजर से याद आया, एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, कभी आपने वंडर किया है कि केमिकल फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल कर ही क्यों रहे हैं अगर ये सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर दे रहे हैं? फायदा क्या हो रहा है इससे, और अगर फायदा हो रहा है तो ये सॉइल को कैसे हैम्पर कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो फर्टिलाइजर, तो सॉइल में फर्टिलिटी तो ऐड करना चाहिए। तो होता क्या है कि ये फर्टिलाइजर्स, दे हैव दोस मिनरल्स, दे हैव दोस न्यूट्रिशंस व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, व्हेन यू ऐड देम इन द सॉइल, दे इमीडिएटली डिसॉल्व इन द वाटर, बिकॉज इरिगेशन भी बहुत हो रहा है, तो वो जो वाटर है वहां पे, उस वाटर में ये सॉइल मिनरल्स जो है डिसॉल्व हो जाते हैं और प्लांट को रीच कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार जब ये प्लांट तक पहुंच गए, उसके बाद जो बचा रिमेनिंग रह गया है वो रिटेन नहीं होता है सॉइल में, इट डज नॉट गेट रिटेन्ड इन द सॉइल, व्हिच मींस द सॉइल इज नॉट एबल टू एब्सॉर्ब एनीथिंग एक्स्ट्रा, सो सॉइल को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, प्लस एट द एंड ऑफ द डे दीज आर केमिकल्स, दे आर नॉट नेचुरल स्टफ। तो ये क्या करते हैं, केमिकल्स जो है वो जाकर जो ग्राउंड वाटर टेबल है सॉइल में थोड़ा सा घुस करके, उस ग्राउंड वाटर टेबल में, क्योंकि ये वाटर में घुल रहे हैं, उससे ही प्लांट्स तक रीच कर रहे हैं, तो ये यहाँ से पहुंच जाते हैं ग्राउंड वाटर टेबल तक भी, और ग्राउंड वाटर टेबल पर जाकर के उसको पल्यूट कर देते हैं,
ठीक है, या फिर वॉश आउट हो जाते हैं फील्ड से, रिवर्स वगैरह में जाकर के उस रिवर वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। सॉइल में भी केमिकल्स ऐड कर देते हैं। सॉइल में फर्दर प्रॉब्लम क्या होता है, सॉइल में जब केमिकल्स ऐड करते हैं वहां पे देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या है, डेड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स को फर्दर डीके करना। जो मर गए हैं डेड एनिमल्स से उनको डीके करना। तो अगर वो डीके करते हैं तो उनसे कुछ न्यूट्रिशंस निकलता है ब्रेक डाउन करके इस प्रोसेस ऑफ डिकेइंग में, जो नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करते हैं। बट जब ये केमिकल्स जो यहाँ पे हैं ये घुल जाते हैं सॉइल में, तो इनका एक इफेक्ट ये होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने लग जाते हैं। और जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं तो फर्दर जो पहले नेचुरल फर्टिलिटी फिर भी थोड़ी बहुत क्रिएट हो रही थी वो भी कम होने लग जाती है। तो केमिकल ऐड होने से why are we saying that the fertility further decreases than it used to be? Because these organisms who naturally make the soil fertile by decaying and decomposing the dead plants and animals and insects and other things in it, वो process बंद हो जाता है, वो breakdown बंद हो जाता है और chemicals उसका और जो बर्बादी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो जब आप इन फर्टिलाइजर्स को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हो, जैसे पंजाब हरियाणा इन सारी जगहों पे हुआ है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मॉडर्न मेथड में है ओवर इरिगेशन की। ओवर इरिगेशन से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो धीरे धीरे एनर्जाइज होना बंद हो गया है, यानी कि वो फिल इन ही नहीं हो पा रहा है और उससे पानी और ज्यादा डे ऑन डे निकलता जा रहा है और घटता जा रहा है। तो फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन दोनों ही मॉडर्न मेथड्स के जो हार्म हो रहे हैं वो हमें समझ आ रहे हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ द फार्मर इन 1 hectare ऑफ लैंड। वो जो मतलब बेसिकली you're asking how they operate in general. We have still not gotten there, Pratibha. We will get there. ठीक है, ये केमिकल फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम सबको समझ आ गई कि क्या चैलेंज आ रहा है, ये तो सबको समझ आ गया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन प्रतिभा ने पूछा है उसका जवाब हमें यहाँ पे ही मिलेगा। दिस इज वेयर विल गेट द आंसर, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फार्मर्स इन पालमपुर से। पालमपुर की कहानी से शुरू करते हैं, व्हाट इज द स्टोरी। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, थोड़ा सा हमें समझ आया था जब हमने पहले ही पढ़ा था दैट 80 फैमिलीज ऑफ दोज रिच पीपल हैव मोर देन हाफ, मेजोरिटी मतलब आपकी ये 80 फैमिलीज है विच इज लाइक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन, वो 150 फैमिलीज जो है वो लैंडलेस है ऑफ द दलित्स। ठीक है, वो मोस्टली लैंडलेस ही है। ये जो है ये लार्ज लैंड ओनर्स है, these people are the large land owners। तो पालमपुर में क्या है, टोटल 450 फैमिलीज है। 150 फैमिलीज जो दलित है ये लैंडलेस है मेजरली। तो ये क्या करेंगे, ये लेबर्स की तरह काम करेंगे। दे आर फार्मर्स, दे वर्क इनटू फार्मिंग बट दे डोंट फार्म ऑन देयर ओन लैंड, दे वर्क फॉर द लार्ज फार्मर्स। बिकॉज बच्चे देखो जब जमीन बहुत बड़ी है तो अकेले सिर्फ एक फैमिली तो उस पर काम नहीं कर सकती, दे नीड एडिशनल पीपल टू वर्क ऑन इट। So the landless laborers will come into the picture. They will work as laborer and provide the labor to the big farms. 240 फैमिलीज जो है, देखो मैथ करते जाओ, 150 फैमिलीज नो लैंड, 240 फैमिलीज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल या मिडिल समझ लो, छोटी छोटी जमीनें हैं या थोड़ी एवरेज साइज की हैं। ठीक है, बट स्मॉल ही, क्योंकि इतनी नहीं है कि बहुत सारा पैसा आ जा रहा है और सर्वाइवल सिर्फ इससे हो जाएगी, नहीं। 240 फैमिली जो है वो स्मॉल प्लॉट्स पे करती है विच इज लेस देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से कम है। Cultivation of small plots does not bring them sufficient income, so they will have to have like a side hustle. कुछ ना कुछ उनको मतलब डेयरी फार्मिंग साथ में या फिर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, शॉपकीपिंग, कुछ ऐसा करना पड़ेगा पैरेलली ताकि वो सरवाइव कर सके। 60 फैमिलीज जो है आपकी वो आपकी मीडियम और लार्ज है। ठीक है, तो 150 एक्चुअली 80 होना चाहिए, ये मुझे लगता है ये 60 है। 051, हाँ ठीक है, 60 फैमिलीज। 60 फैमिलीज क्योंकि सारे जो अपर कास्ट वाले सब तो रिच नहीं है ना, तो 60 फैमिलीज हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। कुछ फार्मर्स के पास ऐसी जमीनें भी हैं जो 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा है, यानी कि वेरी लार्ज लैंड होल्डिंग। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपको कई जगह मार्जिनल भी वर्ड दिखेगा। तो मार्जिनल वर्ड का हमारा क्या मतलब है, जिन लोगों की जमीन
1 से 2 हेक्टेयर की है वो आपके स्मॉल लैंड ओनर्स हैं। जिनकी 1 हेक्टेयर से भी कम है उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम मार्जिनल कहेंगे, यानी कि बड़ी छोटी सी जमीन है उसकी, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, उसमें कोई सर्वाइवल नहीं हो सकती है, उसमें कोई गुजारा नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गाइस, इज इट बेटर नाउ? कैन यू हियर मी? थोड़ा नेटवर्क का इशू है, ठीक है। माय नेटवर्क वाज नॉट एप्रोप्रिएट, नॉट अप टू द मार्क एब्सोल्युटली, बट इट इज नाउ। अभी ठीक है? विजिबल एंड ऑडिबल आल्सो? ठीक है, ओके। नॉट क्लियर? वन सेकेंड। So I have the session going on in my phone. I'll quickly check it. Hold on. मैं अपने फोन से एक बार चलाकर चेक कर लेती हूँ, इतनी ज्यादा वो होने की, परेशान होने की जगह, क्योंकि आप अलग अलग पॉइंट पे रिप्लाई कर रहे होगे। वन सेकेंड। So I have the session going on in my phone. I'll quickly check it. Hold on. मैं अपने फोन से एक बार चलाकर चेक कर लेती हूँ, इतनी ज्यादा वो होने की, परेशान होने की जगह, क्योंकि आप अलग अलग पॉइंट पे रिप्लाई कर रहे होगे। Guys, it's working fine. ठीक है, आपने देख लिया, मैंने चला करके आपको दिखा दिया है। तो एक बार अपना नेटवर्क भी चेक कर लो, एक बार कई बार प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी देर तक रहती है, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लो और अपना भी चेक कर लो, बिकॉज आई जस्ट चेक्ड इट ऑन माय फोन एंड इट्स गोइंग ऑन फाइन, ठीक है। चलो, तो आप वापस आ जाते हैं। प्रतिभा ने क्वेश्चन पूछा कि मैम डिस्क्राइब कर दो 1 हेक्टेयर जो है वो लैंड ओनर वो कैसे काम करेगा। बच्चे देखो, 1 हेक्टेयर का लैंड है यानी कि बहुत ज्यादा कम है। ये इंसान जो है उसके पास बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वो रहेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस रहेगा, ठीक है। उसे हम छोटे फार्मर में ही काउंट करेंगे। अब वो क्या कर सकता है, वो फाइनेंशियली ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा उसके पास पैसे नहीं होंगे, सो ही विल टेक द हेल्प ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स टू कल्टिवेट। ही विल बी मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल मेथड्स and not so much the modern methods because financially it will not be very viable. Pratibha, सुनना इस बात को। Then the kind of crops will be chosen depending upon the fertility and the nutritious available in the soil and season. तो वो राइस, व्हीट, पोटैटो, बेसिक क्रॉप्स जो है उसे ग्रो कर सकता है। और इसके साथ साथ वो जो है, क्योंकि लैंड छोटा है तो वो अपने फैमिली के साथ उस पर काम कर लेगा, बट दिस विल नॉट बी एनफ फॉर द सर्वाइवल। सो he this farmer may also have to work as a laborer, or for some other family members may be working as a laborer from his family to support the family because they are small scale farmers. ये भी हो सकता है कि इनके पास पैसे ना हो और कल्टीवेशन करते रहने के लिए इन्होंने लोन लिया हो, तो उस लोन ट्रैप में भी फंसे हो और फाइनेंशियली उस वजह से काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, ठीक है।
आपके बुक में गोविंद का एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसकी एग्जाम्पल में कुछ 2 हेक्टेयर लैंड से दिया गया है कि थोड़ी सी इनकम आ जाती है बट इरिगेटेड लैंड नहीं है। जो चैलेंजेस है, वो जो चैलेंजेस है वो 1 हेक्टेयर वाले लैंड में लग जाएंगे, उसके साथ एडिशनल चैलेंजेस आ जाएंगे, ऐसे करके यू कैन फ्रेम योर आंसर। ओके कूल। ठीक है, सो आई एम गेसिंग नाउ वी आर गुड टू गो अहेड। ठीक है, आंसर भी क्लियर हो गया है। वो बीच में थोड़ी सी ना नेटवर्क इशू हो गई थी, उस वजह से दिक्कत आ रही थी। चलो, अब हु विल प्रोवाइड लेबर, लेबर कहाँ से आएगा, काम कौन करेगा? तो भैया देखो, फार्मिंग जो है हमें पता है बहुत लेबर इंटेंसिव जॉब होती है, इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा काम जो है उसकी जरूरत पड़ती है। और हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड के बारे में पढ़ लिया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था? लैंड पढ़ा था, लेबर पढ़ा था, कैपिटल पढ़ा था, फिजिकल और ह्यूमन, और फिर ह्यूमन कैपिटल भी आएगा। तो हमने लैंड के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो लेबर कौन प्रोवाइड करेगा भैया, ये प्रोडक्शन के लिए कौन कहाँ से काम आएगा? तो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनमें तो उनकी फैमिलीज काम कर लेती है, क्योंकि छोटी सी जमीन होती है, जैसे कि आप अभी हमारी बात हो रही थी कि 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। तो क्या होगा, तो स्मॉल फार्मर लैंड ओनर में जो फैमिलीज है वही आपस में करके काम जो है चला लेती है, वही लेबर प्रोवाइड कर देती है, अपने लिए फार्मिंग कर लेती है। अब ज्यादा काम आता है लेबर का, जहां पे चैलेंजिंग होता है मीडियम और लार्ज फार्मर्स के लिए, जिनके पास 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर तक की जमीन है, उनके लिए ज्यादा ये कंसर्निंग होता है, उनको एक्स्ट्रा लेबरर्स की जरूरत पड़ती है। तो वो ये क्या करेंगे, वो हायर करेंगे लेबरर्स, यानी कि वो पेड लेबरर्स को काम पे लगाएंगे। दे विल गेट पीपल टू वर्क फॉर देम एंड दे विल बेसिकली पे देम फॉर देयर वर्क। काम कौन करेगा? अब ये पेड लेबरर्स कहाँ से आएंगे? तो पेड लेबरर्स बच्चे बेसिकली आएंगे उसी गांव से जिनके पास जमीन नहीं है, वहां से। ठीक है, तो वो लोग जिनके पास जमीनें नहीं है वो यहाँ पे काम करेंगे, जो स्मॉल या लैंडलेस लेबरर्स है, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। अब ये जरूरी नहीं है कि वो लैंडलेस हो, जिनके पास छोटे छोटे फैमिलीज जो उनकी काम कर रही है, जैसे कि 1 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर लैंड है, इससे उनका काम नहीं चलेगा, तो उनको जाकर एडिशनल अपने खेती के अलावा दूसरों के खेतों पे भी काम करना पड़ेगा। So these will be the laborers who are either having no holding of land on their own or have a very small land holding. They will work. अब ये फार्मर्स नहीं होते एग्जैक्टली, ठीक है। सो फार्मर्स जो होते हैं उनके पास इनकम बहुत ज्यादा होता है। ये जो फार्म लेबरर्स होंगे, इनका इस क्रॉप पे कोई राइट नहीं होगा, ये सिर्फ वहां पे एक लेबरर की तरह, एक वर्कर की तरह काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेबरर्स, इट डजेंट मैटर हाउ हार्ड दे वर्क। क्या लिखा है मैंने? It doesn't matter how hard they work, have no rights on the crops। है ना, ये जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उनपे उनका कोई भी हक नहीं है, उनको वो बिलोंग नहीं करती है। वो उनको ये बिलोंग करती है जो जिन फार्मर्स का वो फील्ड है। ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, इनको इसके बदले इनको वेजेस देते हैं, यानी कि पेमेंट देते हैं। दे आर बेसिकली गिवन पेमेंट, दे आर नॉट गिवन एनी राइट और ओनरशिप ओवर द क्रॉप्स दैट इज ग्रोइंग। हुएवर इज वर्किंग विल गेट सर्टेन मनी, या तो कैश मिलता है या काइंड मिलता है, यानी कि या तो पैसे मिल जाएंगे या फिर आपको थोड़े से क्रॉप्स, फूड, क्लॉथ, ऑयल एटसेट्रा कुछ सामान दे करके उनको कह देंगे कि ठीक है ये लो 10 किलो चावल, 10 kgs ऑफ राइस फॉर टूडेज, फॉर 3 days ऑफ वर्क, फॉर 1 week ऑफ वर्क, ऐसे करके डिपेंडिंग अपॉन द रेट। अब प्रॉब्लम वेजेस के साथ आती है। वेजेस फिक्स नहीं है, वन प्लेस टू अनदर, वन फार्म टू अनदर, वन फार्मर टू अनदर वेरी करती है। जैसे कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि अच्छा एनीथिंग बिटवीन 500 to 700 यू विल गेट, नो। सम पीपल वुड से नहीं, आई विल गिव यू 5 kgs ऑफ राइस which may not be even equivalent to 200 rupees. Some people will say कि नहीं, I will give you 300 rupees. Some people will be ready to pay 600 rupees. It may vary. Normally लोग जो है जितना कम हो सके उतना कम देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ फार्म टू फार्म और लैंड ओनर टू लैंड ओनर वेरी नहीं करता, काम पे भी वेरी करता है। तो रीजन टू रीजन,
क्रॉप टू क्रॉप, जैसे देर आर सर्टेन क्रॉप्स विच रिक्वायर सम एक्स्ट्रा वर्क, तो उसमें लोग ज्यादा पैसे देने के लिए, मतलब मेहनत ज्यादा लगती है तो थोड़ा ज्यादा पैसा दे देंगे, ठीक है। वन फार्म से अदर फार्म, जिस फार्म में ज्यादा काम है थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और फिर नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है कि सीड्स लगानी है कि हार्वेस्टिंग करनी है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कितना पैसा मिलेगा। और ये ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत वेरी करती है। बच्चे पूरे साल एम्प्लॉयमेंट मिली भी नहीं रहती है, जब खेतों में काम ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द सोइंग सीजन और द हार्वेस्टिंग सीजन, तब उनको ज्यादा एम्प्लॉय किया जाता है। जब नहीं होता है तो उनको हटा दिया जाता है कि नहीं अभी हमारे पास काम नहीं है, हम तुम्हें झूठ मूठ कर रखकर पैसा नहीं दे सकते, वी कांट जस्ट कीप हैविंग यू एंड कीप पेइंग यू, प्लीज गो अहेड, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे, दिस इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। तो वो रोज डेली बेसिस पे एम्प्लॉयड नहीं होती हैं, फार्म एक्टिविटी जो है पूरे साल के लिए नहीं होती है, प्लस हैवी कंपटीशन है। तो चैलेंज ये है कि अगर मान लो 500 रेट भी है, बट बिकॉज देयर आर 20 पीपल लुकिंग एट द सेम जॉब, मे बी somebody will get ready to work at 350 rupees also. So this person will get hired despite of the fact that they deserve 500, because people believe that earning some amount of money is better than earning no amount of money. कि भैया चलो कम से कम 500 रुपए नहीं मिले पर 350 मिल जाए, कम दाम में काम कर लो, वरना कोई और काम ले जाएगा, तो हमें ये भी नहीं मिलेगा, और ये कंपटीशन की वजह से चैलेंज आता है, ठीक है। सो हाउ मेनी फैमिलीज इन पालमपुर आर लैंडलेस, ये आपका सवाल है, इसका आपको देना है जवाब। शगुन, वेदांशी वेरी गुड, अदिति अहम, प्रणव, प्रतिभा, शाश्वत सुपर, कानिका अमेजिंग। आई सी अदर्स हैव आल्सो आंसर्ड। बच्चे लैंडलेस लेबरर्स 150 हैं, जो दलित हैं वो लैंडलेस हैं, है ना, 150 होगा, ठीक है। री कमिंग बैक, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, जैसे दला का हमें एग्जाम्पल दिया गया है, हमें क्या पता चलता है। तो 2019 में जो भी सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो उन्होंने बोला 2019 में गांव में कम से कम 300 रुपीज पर डे का वेज मिलना चाहिए, तभी इंसान अच्छे से ढंग से सर्वाइव कर पाएगा, चाहे वो जो भी जॉब कर रहा। लेकिन यहाँ कंपटीशन इतना है कि 160 रुपीज में दला को काम करना पड़ता है, और वो भी रोज काम होगा कि नहीं वो पता नहीं है। बट वाई इज दिस पर्सन देन टेकिंग द जॉब? बिकॉज इट्स बेटर टू बी एम्प्लॉयड एट दैट कॉस्ट देन नॉट टू बी एम्प्लॉयड एट ऑल, एंड दैट इज वाई पीपल जस्ट लाइक दला आर जस्ट वर्किंग हाउएवर दे कैन एंड वॉट एवर मनी दे कैन गेट इन दैट अमाउंट, ठीक है। अब हमने लैंड के बारे में बात कर ली, हमने लेबर के बारे में बात कर ली, अब नेक्स्ट आता है कैपिटल, द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल में हमें क्या समझना है बच्चे? फार्मिंग भी थोड़ी कैपिटल इंटेंसिव तरीके की का काम है, थोड़ा सा कैपिटल जो है वो ज्यादा लगता है यहाँ पे, ठीक है। प्रतिभा, थैंक यू, आई एम नॉट श्योर कौन से एक्सप्लेनेशन के लिए बोला आपने, बट यू वेलकम। सो कैपिटल, तीसरा हमारा एक्सप्लेनेशन, तीसरा हमारा फैक्टर जो प्रोडक्शन का है वो क्या आता है? कैपिटल आता है, ठीक है। तो मॉडर्न फार्मिंग में हमने ये देखा है कि बहुत सारी चीजें लग रही हैं, और मॉडर्न फार्मिंग करना है तभी आपके पैसे बनेंगे। छोटी जमीन हो बड़ी जमीन हो, आप कोशिश करते हो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा हम पैसे कमा सके, बिकॉज अदरवाइज सर्वाइवल इज वेरी डिफिकल्ट। इन जनरल जो भी थोड़ा भी ढंग का प्रोडक्शन कर रहा है वो HYV सीड, फर्टिलाइजर, ये वो फलाना ढिमकाना सब लगा देता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि पैसे कहाँ से आएंगे। पहले तो फार्मिंग में एक चीज बड़ी चैलेंजिंग ये हो जाती है कि पैसे ना बेटा शुरुआत में सारे लग जाते हैं, तो कैपिटल शुरू में चाहिए होता है तुम्हें। नॉर्मली कई सारे काम में ऐसा होता है कि चलो ठीक है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अभी की, थोड़ी सी हम बाद में करेंगे, थोड़ा हमारा प्रॉफिट बन जाएगा तो लग जाएगा, बट फार्मिंग में ऐसा नहीं हो सकता है। फार्मिंग में क्या होता है, आपको सीड्स पहले खरीदने हैं, फर्टिलाइजर पहले खरीदना है, इरिगेशन फैसिलिटी पहले सेट करनी है, सब कुछ पहले पहले चाहिए। तो आपको शुरुआत में ही, यानी कि यू कांट वेट फॉर द क्रॉप्स एंड द हार्वेस्ट टू बी रेडी, कि उसको बेच करके जो प्रॉफिट मिला उस पैसों से हम अपना काम चला लेंगे। यू कांट वेट फॉर इट, यू नीड टू डू द इन्वेस्टमेंट राइट इन द बिगिनिंग। जितना शुरू में इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्रॉप्स प्रॉमिस हो सकता है। तो अब जैसे दो तरह के फार्मर्स हैं, एक तो लैंडलेस फार्मर्स है, तो उनको तो नहीं चाहिए कैपिटल, उनको तो कहीं लगाना ही नहीं है पैसा फार्मिंग में,
लेकिन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं और जो बड़े और मीडियम फार्मर्स हैं, इन दोनों को कैपिटल चाहिए। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उनके पास पिछले साल में इतनी इनकम नहीं आई होती है कि अगले साल के लिए उन्होंने अपना खर्चा बचा भी लिया। अब जैसे जब हार्वेस्ट रेडी हुई तो क्या होगा, when the harvest got ready, small farmer will first take out money to run their livelihood, अपना खर्च चलाने के लिए पैसा निकालेंगे। इसके बाद सेविंग्स उनके पास नहीं होती है, they do not earn enough that they will be able to make good profit that they can use in the next farming season as a capital। ठीक है, या तो नो सेविंग्स होगी या फिर बहुत लेस सेविंग्स होगी। इन बोथ द केसेस दे विल नीड सम एक्स्ट्रा मनी। अब आपको जब मनी चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, आप बोरो करते हो, यानी कि आप जाओगे लोन लेने के लिए। नॉर्मली विलेजेस में बैंक्स नहीं होते। बैंक्स क्या करती हैं, बैंक्स आपको थोड़े कम दामों पे, कोई भी जो ऑफिशियल सिस्टम होता है ना जहां से आप काम करवाते हो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, ये लोग। लेकिन इनके पास कोई बैंक इजीली अवेलेबल नहीं होगा, तो ये जाएंगे बड़े लैंड ओनर के पास, जो रिच लोग हैं। रिच कौन है, बड़े जमींदार लोग हैं, ठीक है, उनके पास जाएंगे। अब ये जो इनफॉर्मल सोर्स है, यानी अनऑफिशियल सोर्स से जब आप लोन लेते हो, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बेटा तुम जितना लोन लेकर के प्रॉफिट नहीं कमाओगे, उससे ज्यादा तुम्हारी इंटरेस्ट चली जाती है उस लोन को देने में। जैसे एग्जाम्पल, बैंक से अगर मैंने 10,000 रुपए का लोन लिया तो बैंक मुझसे शायद 10% पर ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी कि 1 साल के बाद मुझे बैंक को 11,000 रुपए लौटाने होंगे। यही सेम अमाउंट अगर मैं किसी से प्राइवेट तरीके से लेती हूँ, ठीक है, कोई रूल रेगुलेशन, कोई पेपर वर्क, कुछ नहीं, वो इसकी जगह पता है कितना चार्ज करते हैं, 40%, 30%, बहुत बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। वो पर मंथ 4%, पर मंथ 8% ऐसे लगा देते। यानी कि आपको अगले साल जब उनको पैसे लौटाने होंगे, तो आपने 10,000 लिए हैं तो आपको 14,000 रुपीज, 15,000 रुपीज लौटाने होंगे। और उस 10,000 में तुमने कितना प्रॉफिट बनाया होगा, शायद तुमने 10,000 का 12,000 कर दिया होगा, 14,000 कर दिया होगा। तो तुम्हारे तो सारे पैसे चले गए, तुमने प्रॉफिट बनाया नहीं। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स है, ये इस लोन के चक्कर में फंसे रहते हैं और कई बार डेट ट्रैप में भी फंस जाते हैं, यानी कि एक जाल में फंस जाते हैं। बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी दे बोरो हैज सो मच ऑफ हाई इंटरेस्ट दैट दे आर नॉट एबल टू पे इट बैक अ लॉट ऑफ टाइम्स। या अगर वापस दे भी दिया तो प्रॉफिट नहीं बना तो उनको दोबारा लोन लेना पड़ता है। बट अगर मान लो प्रॉफिट नहीं बना और लोन वापस भी नहीं दे पाए, तो फिर और लोन उनको लेना पड़ता है, क्योंकि they have to keep doing the farming, otherwise how will they pay back the money? तो in order to be able to pay back the money, they feel कि अच्छा इस बार हमारी प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई, और पैसे बोरो कर लेते हैं, अगली बार की प्रोडक्शन से वापस करेंगे। लेकिन अगली बार इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है या हार्वेस्ट अच्छी नहीं होती है, तो they get stuck in a cycle, in a trap where they are not able to pay back the loan, and then they are beaten or they are forced to do free labor। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लोन्स में बहुत सारी दिक्कत आती है। मीडियम और लार्ज फार्मर्स का बहुत सिंपल सॉर्टेड है, उनके पास जो है इनफ प्रॉफिट होता है पिछले साल से, क्योंकि बहुत ज्यादा उनका प्रोडक्शन होता है, उसी को वो सेव करते हैं, और जरूरत पड़ी तो बैंक से आराम से लोन भी ले लेते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर कर दो। डैश प्रोवाइड लोन्स एट लो इंटरेस्ट, वो कौन है जो लो इंटरेस्ट पे लोन देता है इन लोगों को, फार्मर्स को? Okay, I see everyone has answered, which is amazing. Aditi, Ahem, Bulbul, Kanika, Pratibha, Rashi, Shagun, Shashwat, student, Vishal, Vedanshi, very good. It will be banks. ठीक है, चलो तो अब इसके साथ हमें कैपिटल भी समझ आ गया कि कहाँ से आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि ये जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स रहते हैं इनके पास, वो क्रॉप्स कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दीज एक्स्ट्रा क्रॉप्स गोइंग? माय फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू लीव, आप जा सकते हो। हालांकि आई विल बाय 7:05 इन नेक्स्ट 5 मिनट्स क्लोज द सेशन, एटलीस्ट इतना आपके मेन टॉपिक्स करा के। ठीक है, बट आपको मैथ ज्वाइन करना है तो प्लीज गो अहेड। ठीक है, रफीक सर को वेट नहीं कराएंगे हम। ओके गाइस, तो सरप्लस क्रॉप्स का मतलब क्या है? तो जैसे जिन फार्मर्स ने ट्रेडिंग कर, जिन फार्मर्स ने प्रोडक्शन करा, उनके पास कई बार एक्स्ट्रा प्रोडक्शन रहता है ना, उनके पास थोड़ा सा ज्यादा प्रोडक्शन रहता है। ये जब भी प्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा सा सामान अपने कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं,
बाकी का जो भी एक्स्ट्रा रहता है उसको जाकर मार्केट में बेच देते हैं। अब ये जो छोटे फार्मर्स है इनका प्रोडक्शन जो है वो कई बार एक्स्ट्रा बचता ही नहीं है, और कई बार जो बचता भी है वो बहुत छोटा सा होता है, तो उनको शायद थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। लेकिन जो लार्ज प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो वो मार्केट में जाकर ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स को दे देते हैं, वो ट्रेडर्स उनका सामान ले जाकर शहरों में बेचेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो उनको दे देंगे। और यही वो प्रॉफिट होता है जिससे वो अपने पूरे साल की कमाई में जो है लगाते रहते हैं, जो कैपिटल है वो उसका इंतजाम इसी प्रॉफिट से करते रहते हैं। ओनली 25% ना नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की अगर हम करें बात, तो बच्चे 70% अगर फार्मिंग एक्टिविटीज में 75%, तो मात्र 25% है जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं। तो ये क्या काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग डेयरी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, डेयरी की जो एक्टिविटी है वो काफी कॉमनली देखी जाती है यहाँ पे पालमपुर में, यानी कि बफेलोज, गोट्स, इनको पालना, इनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपने फील्ड से ही जो आपका सूखा घास निकलता है, जो प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं उसको आराम से खिलाते हैं, ज्वार बाजरा वगैरह के रिमेन्स, इनसे मिल्क निकलता है इनका। अगर हेंस वगैरह अगर पोल्ट्री फार्मिंग भी की तो उनसे एग्स, मीट, ये सब भी सेल करते हैं। तो ये जो मिल्क निकलता है, क्योंकि पालमपुर इतना बड़ा विलेज नहीं है, ज्यादातर वो ले जाकर रायगंज में बेच देते हैं, या फिर अगर थोड़ा बहुत और एडिशनल मिल्क निकला तो उसको स्टोर करने के लिए इनको वो चाहिए होगा, कोल्ड स्टोरेज चाहिए होगा। तो शाहपुर जो जो शाहपुर टाउन है पास में, वहां पे भी जाकर के कई बार ये अपना कलेक्शन जमा करा देते हैं, क्योंकि वहां पे चिलिंग सेंटर्स हैं, तो वहां से ये खराब नहीं होता। तो ट्रेडर्स आते हैं आपके शाहपुर से, जिन्होंने रायगंज में भी और शाहपुर दोनों जगह चिलिंग सेंटर्स बना रखे, वो यहाँ से अपना उठाते हैं सामान और रायगंज में चिल कर लेते हैं उसे, ताकि दूध खराब ना हो, और फिर शहरों में जाकर बेचते हैं। ठीक है, so that is how the dairy farming goes. Another non farming activity that we prominently see happening over here is small scale manufacturing, छोटी छोटी चीजों का छोटे स्केल पे प्रोडक्शन होना, बास्केट का प्रोडक्शन, या गांव से आप देखते हो ना पॉटरी, घड़ा वगैरह बनना, ये सब आप छोटे स्केल पे कम इन्वेस्टमेंट के साथ घर में कम लोगों के साथ करा लेते हैं। क्वेश्चंस कराऊंगी, पहले मैं आपका एक्सप्लेनेशन फिनिश करा दे रही हूँ ताकि जिन बच्चों को जाना है वो आप मैथ्स के क्लास में जा सके। इसके बाद हम थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया है, तो क्वेश्चन का आप टेंशन मत लो। देन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में क्या होता है, तो जैसे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो लगभग कुछ 50 लोग हैं जो पालमपुर में आप देखोगे कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में काम करते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बड़े फैक्ट्रीज की शहरों की तरह नहीं होती है, इसीलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बनाएंगे, सिंपल चीजें बनाते हैं, हाथ से जो हो जाए या सिंपल मशीन से जो जाए, स्टिचिंग का काम या कुछ बेसिक चीजें, बॉटल में कुछ बना करके भरकर प्रिजर्वेटिव्स डालकर बेचना, ऐसी सारी चीजों से वो करते हैं। और ज्यादातर लेबर जो है वो घर वाले लोग ही काम कर रहे होते हैं, कभी कभी जरूरत इनको पड़ती है कि बाहर से किसी को हायर कर लिया, जैसे कि मिस्ट्री लाल का एग्जाम्पल हमें दिया गया है, जो क्या करते हैं, उन्होंने एक मशीन रखी हुई है, ठीक है, सिंपल मशीन है, ये भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिससे शुगर केन का जूस निकलता है, और वो क्रश करके जूस को या तो बेच देंगे या उस जूस से जैगरी बना लेते हैं। जैगरी में क्या करना है, मशीन से जूस निकल गया, आपको उस जूस को पकाते रहना है टिल द पॉइंट इट गेट्स थिकन्ड अप, और फिर वो जैगरी बन जाएगा, तो आप रायगंज में या शाहपुर में जाकर बेच दो। तो छोटे स्केल पे क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया ना। ठीक है, चलो, तो अब इतने क्वेश्चंस के लिए आप हो रहे हो परेशान, तो दे दो इसका आंसर। How does manufacturing in Palampur differ from manufacturing in big factories in towns and cities? पालमपुर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बड़े टाउन्स और सिटीज से कैसे जो है वेरी करता है? Okay, and we have Bulbul, Pratibha, Shagun, Shashwat, student, Kanika, Vishal, very good, Rashi, super, Pranav, very nice. Pratibha, गए नहीं आप अभी? It involves very simple production methods and is done on a small scale. ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमें ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है, शॉपकीपिंग।
ठीक है, लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी दुकान, देखो बच्चे, अब यहाँ पे लोगों को जरूरत तो होगी ना उनके भी रोज मर्रा की जिंदगी में, सब्जियां, खाने, राशन, ग्रोसरी। ठीक है, सम शॉप्स वेयर समोसाज एंड ऑल आर बीइंग सोल्ड अप। तो यहाँ पे भी कुछ ट्रेडर्स हैं, छोटे शॉपकीपर्स हैं, जो बेसिक होलसेल मतलब बेसिक चीजों की यहाँ पे बिक्री करते हैं। नाउ इट इन्वॉल्व्स ट्रेड, जहाँ पे ये भी होता है कि कई सारे लोग सब कुछ पालमपुर में नहीं बेचते, बड़े शॉपकीपर्स को शहरों के दे करके आते हैं, बट देर आर सम स्मॉल जनरल स्टोर्स जो राइस, व्हीट, शुगर, सम फ्रूट, सम वेजिटेबल, सम स्टेशनरी, टूथपेस्ट, बैटरी, बेसिक नेसेसिटीज एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब बेचना, ये सब चीजें बेचते हैं। छोटे मोटे दुकान है, जो कपड़ों की दुकान है, का शॉप्स वैसी भी है। बस स्टॉप के पास आपको थोड़ा सा अच्छा खाने का सामान मिल जाएगा, वेयर दे आर सेलिंग fruits and chips and some samosas and all of that stuff. Some eatables are being sold. Why near bus stand? Because normally लोग travel करते हैं तो खाते हैं सब। तो ये एक दूसरी चीज है जो बहुत कॉमनली यहाँ पे देखी जाती है। फाइनली वन लास्ट थिंग दैट पीपल आर डूइंग विच इज नॉट लाइक फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ हर तरह की व्हीकल मिलती है, हमने शुरू में ही पढ़ा था। Plus people, there are a lot of people who go to Raiganj, and a lot of people from Raiganj come to your Palampur. A lot of people also travel to Shahpur or some other towns, especially the traders. तो या जो आपके ये शॉपकीपर्स हैं, वो अपना सामान शहरों से होलसेल में लेकर के आते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हमें बहुत देखने को मिलता है, जो पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करते हैं। वहां पे रिक्शा, टोंगा, ये सब चल रही है, ट्रक ड्राइवर्स भी चलते हैं। देन पीपल आर ऑल्सो यूजिंग बुलक कार्ट्स एंड बोगीज। कुछ ऐसे लोग जो हैं जो गुड्स वगैरह यूज करते हैं, जो रेगुलरली आते हैं, वो ट्रैक्टर्स चलाना या मोटरसाइकिल चलाना ये सब भी करते हैं, और उसके लिए अपना फेयर चार्ज करते हैं। दैट्स हाउ पीपल रनिंग द ट्रांसपोर्टेशन आर बेसिकली अर्निंग मनी। रोड्स जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट होते गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती गई है, कनेक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन और बेटर प्रोडक्शन के साथ रायगंज, शाहपुर ऐसे सारे शहरों से बढ़ गई है, जो कि लोगों को अब उनकी अर्निंग जस्टिफाई करके देती है। So this is how everything works in the village of Palampur, and we are done with the chapter now. So anyone who wants to leave, feel free to leave. When what trend has been observed in the number of people involved in transport services between Palampur and Raiganj? Number remains constant, has decreased over years. Number has grown over the last several years, so the number has fluctuated unpredictably. क्या हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के साथ बिटवीन पालमपुर एंड रायगंज? Okay. Pranav, Shagun, Shashwat, student Vishal, Rashi, very nice. Kanika and Pratibha have also taken a nap. Beta, number has grown over last several years. शायद आपने गलती से ये क्लिक कर दिया होगा, आप मीन कुछ और कर रहे होगे, बट नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। देर आर ओनली 2 vehicles on the roads connecting पालमपुर टू रायगंज, ट्रू और फॉल्स? ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ये आप फटाफट आंसर कर दोगे। लेट्स आंसर दिस इन जस्ट लाइक 10 seconds. मात्र 2 व्हीकल्स हैं जो सड़कों पे पालमपुर से रायगंज के बीच में घूमते हैं। बुलबुल स्टूडेंट, शगुन, शाश्वत स्टूडेंट, विशाल, वेरी नाइस वेरी नाइस। प्रणव ने भी अटेम्प्ट लिया, ये फॉल्स है। ठीक है, तो बच्चे समराइज कर लेते हैं। हमने देखा कि लेबर जो है वो आपके लैंडलेस लेबर से आता है। कैपिटल भी जो है फार्मिंग के लिए स्मॉल फार्मर्स को लोन लेना पड़ता है, कई बार डेट ट्रैप में इस वजह से फंस जाते हैं। मीडियम फार्मर्स की अपनी सेविंग होती है और लार्ज फार्मर्स की कई बार वो बैंक से भी लोन ले लेते हैं। जो सेल है सरप्लस प्रोडक्ट्स का, वो कहाँ से आता है? तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास ही सरप्लस ज्यादा होता है। स्मॉल फार्मर्स के पास तो बहुत छोटा सा होता है, जो वो आसपास बेच कर ये काम चला लेते हैं। बड़े फार्मर्स के पास जो होता है वो ट्रेडर्स को देते हैं, जो जाकर के शहरों में फिर से बेचते हैं। और फिर हमने देखा कि 25% ऑफ पीपल आर बेसिकली इंडल्ज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो पालमपुर में होती है वो है डेयरी एक्टिविटीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉप कीपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है,
तो प्लीज रिमेंबर टू फिनिश योर पोस्ट क्लास एक्टिविटीज, वो भूलना नहीं है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्लोर ऑल द एप्लीकेशंस। आने वाले सेशंस के लिए हो जाओ रजिस्टर, और टेलीग्राम चैनल, और कहाँ डाउट पूछना है वो आपको पता है, टेलीग्राम चैनल अभी भी नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना, ठीक है। सो विद दिस we have finished the chapter now. Thank you so much everyone for being here. I'll see you guys in the next session. मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। It'll be basically Monday, so have a great weekend. कल मैंने सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का सेशन रखा है, एक एडिशनल सेशन है। तो एनीवेज, thank you everyone for being here. I'll see you guys soon. Have a great evening. Take good care of yourselves. Bye everyone. Take good care. Bye Rashi, Bulbul. Have a great evening, you guys. Enjoy your math session. See you soon. Till the next time. Hasta la vista. Bye bye. Ciao.